हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार पाल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है अपने फिफ्थ टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जिसका नाम है बैंकिंग। और जो बैंकिंग है उसको आज हम लोग जानेंगे कि जो ये बैंक होता है, बैंक का कार्य क्या होता है, बैंक में पैसा जमा करना और ये सब क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपका टॉपिक है बैंकिंग। अगर हम बैंकिंग की सबसे आसान भाषा में हम परिभाषा पूछें यानी डेफिनीशन, तो बैंकिंग की जो सबसे आसान परिभाषा है वो है ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, यानी मुद्रा का लेन देन करना, मुद्रा का लेन देन करना। और जो मुद्रा का लेन देन करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। जैसे बैंक में हम क्या करते हैं? डिपॉजिट करने जाते हैं और पैसा निकालने जाते हैं। यानी तो मुद्रा का लेन देन जो करना होता है वो टू टाइप्स से होता है। एक को हम बोलते हैं संगठित क्षेत्र की बैंकिंग, संगठित क्षेत्र की बैंकिंग और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र की बैंकिंग, असंगठित क्षेत्र की बैंकिंग, असंगठित क्षेत्र की बैंकिंग। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है बैंक। जो संगठित क्षेत्र की बैंकिंग होती है उसको जो नियंत्रित करने का कार्य करती है वो आरबीआई करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आएगी? वो संगठित क्षेत्र की बैंकिंग के अंतर्गत आएगी। और असंगठित क्षेत्र में जैसे साहूकार, सेठ, महाजन, साहूकार, सेठ, महाजन, लाला, बनिया आदि, तो ये सब क्या होते हैं? इनको हम एक नाम देते हैं देसी बैंकर्स का। इनका क्या नाम देते हैं? देसी बैंकर्स। तो जो असंगठित क्षेत्र के बैंकर्स होते हैं, जैसे लाला हो गए, साहूकार हो गए, सेठ हो गए, महाजन हो गए, बनिया हो गए, ये लोग जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कभी पूछा जाए कि देसी बैंकर्स किसे कहते हैं, तो साहूकार, सेठ, महाजन, लाला होते हैं। जैसे भारत की जितनी भी बैंकिंग थी इन्हीं सबके हाथों में थी, पूरी की पूरी बैंकिंग है। या जमींदार कह लीजिए, इसी में एक और वर्ड जोड़ लीजिएगा, जमींदार भी इसी कैटेगरी में आते थे। इनका लोन देने का सबसे आसान तरीका था, यानी अगर इनके यहां लोन लेने जाओ तो ये तुरंत लोन दे देते थे। कहते थे कितने रुपए लेना है और अंगूठा लगाइए, पैसा ले जाइए। लेकिन एक इनकी खासियत थी कि बोलते थे कि 10 रुपए सैकड़ा या 20 रुपए सैकड़ा, यानी अगर 100 रुपए लोगे तो अगले महीने 20 रुपए ब्याज दोगे, लेकिन पहले महीने का हम ब्याज काट कर देंगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 500 रुपए की नीड है। कितने रुपए की नीड है? 500 रुपए की नीड है। तो ये लोग कहते थे हम पैसा दे देंगे, लेकिन पहले महीने का ब्याज काटेंगे, पहले महीने का ब्याज काटेंगे। और बोल देते थे कि 100 रुपए पे 10 रुपए सैकड़ा लेंगे। आपके बही खाते पे 500 चढ़ेंगे, लेकिन पहले महीने का ब्याज काटेंगे। और ब्याज काट के आपको रुपया कितना देंगे? 450 रुपए। लेकिन
आपका जो बही खाता होगा जिसपे पैसा आप दे रहे हैं उस पे कितना चढ़ा होगा, 500 रुपए। यानी अगले महीने आपको पैसा कितना देना है, 550 रुपए। अगर टाइम पर नहीं दे पाए तो बोलते थे पहले 10 रुपए लेते थे, अब 20 रुपए सैकड़ा लेंगे। एक समय ऐसा आता था कि मूलधन से कहीं ज्यादा इनका ब्याज हो जाता था, इसलिए और बाद में या तो उनका जमीन ले लेते थे, घर ले लेते थे, बैल खोल ले जाते थे, यही करते थे, या फसल तैयार किए पहुंच गए पूरी की पूरी फसल उठा ले जाते थे और बोलते थे ये इस साल का ब्याज है, अगली बार के लिए हम फिर से आएंगे। तो यानी जो भारत की पूरी बैंकिंग थी वो किसके हाथ में थी, साहूकार, सेठ, महाजन, लाला, बनिया, जमींदारों के हाथ में थी। ठीक है। उसके बाद जो आरबीआई है, आरबीआई के तहत बैंक यानी आरबीआई भारत के सभी बैंकों को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी, और मुद्रा का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा, आरबीआई के पास। तो आरबीआई में दो बैंकें होती हैं, एक होती है अनुसूचित बैंक, नाम सुना होगा या सुनेंगे, अनुसूचित बैंक अनुसूचित बैंक, और दूसरी होती है गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। तो जो अनुसूचित बैंकें होती हैं वो आरबीआई की 2E सूची होती है, यदि उसको ये फॉलो करेंगे तो हम उनको शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में रखेंगे, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको हम नॉन शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में रखेंगे। भारत में कोई भी नॉन शेड्यूल बैंक अब नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है। जितनी भी बैंकें हैं वो सब कौन सी बैंकें हैं, शेड्यूल बैंक हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बैंकिंग की जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, यानी मुद्रा का लेन देन करना। और जो मुद्रा का लेन देन होता है, ठीक है, तो वो मुद्रा का लेन देन आप और हम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम पैसे का अगर लेन देन करें तो हम भी यही करेंगे कि ब्याज पर पैसा क्या करेंगे, उठाएंगे, और उससे जो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगर मान लो कोई पूछता है कि बैंकिंग की डेफिनेशन बताओ, तो सिंपल लाइन में डेफिनेशन होगी मुद्रा का लेन देन करना। अब बात करते हैं आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में आता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, नई दिल्ली में, ओ सॉरी मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई में। भारत में कोई भी संस्था बनती है तो सबसे पहले अधिनियम लाया जाता। तो आरबीआई जो एक्ट लाया गया, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिनियम, आरबीआई अधिनियम कब लाया गया। तो जो आरबीआई अधिनियम लाया गया वो 1 अप्रैल 1934 को लाया गया। 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई अधिनियम लाया गया। उसके बाद आरबीआई
को किस कमेटी ने सिफारिश किया? कमेटी सिफारिश। तो जो कमेटी सिफारिश किए हैं उनका नाम लिख लीजिए। कमेटी सिफारिश, उस कमेटी का नाम है हिल्टन यांग कमेटी। हिल्टन यांग कमेटी। और ये कमेटी जो अंग्रेजों ने गठित किया 1926 में। 1926 में अंग्रेजों ने आरबीआई से संबंधित एक कमेटी का गठन किया 1926 में, और वो हिल्टन यांग कमेटी है। उन्होंने रिकमेंडेशन किया यानी सिफारिश किया, तो 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई अधिनियम लाया गया। स्थापना जो किया गया वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ। और ये जो बने थे आरबीआई के गवर्नर 1935 से लेकर 37 तक। 1935 से लेकर 37 तक ये आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे। 37 तक, ठीक है। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर का नाम होगा सर ऑसबोर्न स्मिथ। उसके बाद स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर, प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर, गवर्नर नाम होगा सर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर थे, और इनका जो कार्यकाल था 1943 से लेकर 49 तक। यानी भारत जो आजाद होता है वो 1947 में आजाद होता है, तो उसके पहले सर सीडी देशमुख रहते हैं 1943, और 47 के बाद जब आजाद होते हैं तो उनका कार्यकाल 2 साल का और होता है 49 तक, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गवर्नर का कार्यकाल। तो जो गवर्नर का कार्यकाल है, गवर्नर कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। कितने ईयर्स के लिए? मैक्सिमम, यानी 3 वर्ष के लिए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर, वर्तमान आरबीआई गवर्नर, गवर्नर जो 25वें नंबर के होंगे, यानी अब तक आरबीआई के कितने गवर्नर बन चुके हैं? 25। नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और 4 इसके क्या होंगे? डिप्टी गवर्नर होंगे, यानी जिसे हम उप गवर्नर बोलेंगे। वर्तमान समय में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर या उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, जिसमें से सबसे पहला नाम आएगा माइकल पत्रा। माइकल पत्रा, ब्रैकेट में लिखो अर्थशास्त्री। दूसरा नाम आएगा एम राजेश्वर। एम राजेश्वर, ये भी अर्थशास्त्री हैं।
तीसरा नाम आएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर शंकर, ये भी क्या है, अर्थशास्त्री हैं। चौथे गवर्नर का नाम होगा स्वामीनाथन जानकी रमन, ये भी क्या है, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान समय का है। जो शक्तिकांत दास हैं, ये एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार। जबकि कभी भी आरबीआई का जो भी गवर्नर बनेगा उसे अर्थशास्त्र का नॉलेज होना चाहिए। अगर अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं होगा तो उसे गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन शक्तिकांत दास को प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2 वर्ष के लिए थे, अब ये 3 वर्ष और रहेंगे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला था कि 3 साल के लिए, लेकिन आरबीआई के गवर्नर और सरकार के बीच अगर अच्छे संबंध होंगे तो सरकार 2 साल या 3 साल के लिए उनको रिटेन कर सकती है। क्लियर? तो ये था आपका आरबीआई से संबंधित। लेकिन इसके पहले भी भारत में कुछ बैंकें थी। तो अगर एग्जाम में आता है कि भारत का सबसे पहला बैंक, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था? 1770 में। 1770 में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है? 1600 ईस्वी में आती है। और भारत का जो पहला बैंक बना वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा होता है, एक दूसरे राजा आपस में लड़ते रहते हैं, कंपनी ने शासन करना शुरू कर देती। तो उस समय 1770 में पहला बैंक बना था जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को 3 प्रेसिडेंसी बैंक की आवश्यकता पड़ती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, किसको जरूरत पड़ती है? ब्रिटिश सरकार को 3 प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राज्य सहयोगी बैंक, राज्य सहयोगी बैंक। तो ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक की आवश्यकता हुई और इन बैंकों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब उनमें से जो पहला बैंक है बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में। दूसरे का नाम होगा बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे जो बनता है 1840 में। तीसरा बैंक जो होता है उसका नाम है बैंक ऑफ मद्रास और इसकी स्थापना होती है 1843 में। यानी ये 3 बैंकें कहां बनाई गई? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जहां से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहां पे ये है कि ब्रिटिश सरकार ने प्रेसिडेंसी बैंक की नीड होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहते हैं
कि आप बैंकों का निर्माण करिए बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। अभी आप अंग्रेजों के गुलाम नहीं हो, अंग्रेजों के गुलाम जो बनोगे वो 1857 की क्रांति के बाद। अभी हम 1843 में हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं। उसके बाद भारत का पहला देसी बैंक, भारत का पहला देसी बैंक, देसी बैंक नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। और इसकी स्थापना जो होती है 1881 में, 1881 में। तो भारत का पहला देसी बैंक, इसका मतलब आप अंग्रेजों के गुलाम 1858 में बनते हो। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक बैंक बनाया जिसका नाम क्या होगा, अवध कॉमर्शियल बैंक, और ये अंग्रेजों के अधीन बैंक होगा। उसके बाद लाला लाजपत राय का नाम आता है, तो उन्होंने एक स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जैसे रामदेव शुरू किए थे। तो भारत का पहला स्वदेशी बैंक, भारत का पहला स्वदेशी बैंक, भारत का पहला स्वदेशी बैंक, और नाम होगा पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी जो स्थापना होती है 1894 में। 1894 में स्वदेशी बैंक बनता है और विद्रोह किया जाता है कि अवध कॉमर्शियल बैंक में पैसा ना जमा करके किस बैंक में पैसा जमा किया जाए, पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो होती है 1894 में, 1894 में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में आते हो और पहला वर्ल्ड वार होता है 14 से 18 तक। जब वर्ल्ड वार होता है तो विश्व युद्ध के बाद हर देश में सेंट्रल बैंक बन जाता है, लेकिन भारत में सेंट्रल बैंक नहीं बन पाता। जब भारत में सेंट्रल बैंक नहीं बनता, तब ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करते हैं। ब्रिटिश सरकार 3 प्रेसिडेंसी बैंक, 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी 3 प्रेसिडेंसी बैंक, कौन कौन सी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके नाम क्या दे दिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी हर देश में केंद्रीय बैंक बन गया, लेकिन भारत में केंद्रीय बैंक नहीं बना। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम जो हमारे प्रेसिडेंसी बैंक हैं इनको मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाए। उसके बाद अब यहां से शुरू होता है आरबीआई का सफर। तो जो आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई से संबंधित कमेटी बनाई गई,
वो हिल्टन यांग कमेटी कब बनाई गई? 1926 में। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1934 को अधिनियम लाया जाता है और फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम प्रेजेंट टाइम में आप सभी लोग जानते होंगे और शायद उस बैंक में आपका अकाउंट भी होगा, और नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी एसबीआई कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी एसबीआई की जो स्थापना होगी 1 जुलाई 1955 को, यानी एसबीआई कब बनता है? 1 जुलाई 1955 को, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष नाम है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा किसके अध्यक्ष हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नोट डालिएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक। तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एसबीआई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और विदेशों में सबसे ज्यादा ब्रांच किसकी हैं? विदेशों में सबसे ज्यादा ब्रांच किस बैंक की होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक और विदेशों में सबसे ज्यादा ब्रांच किस बैंक की होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक कि जहां आरबीआई का कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डिपार्टमेंट के रूप में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है वो 1 जुलाई 1955 को होती है, जबकि इसका पुराना नाम क्या है? इसका जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आता है कि मिनिमम एफडी और मैक्सिमम एफडी। मिनिमम एफडी और मैक्सिमम एफडी।
आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा। तो अगर हम मिनिमम एफडी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र, न्यूनतम जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण। तो मिनिमम जो एफडी होती है वो 7 डेज की होती है, 7 दिन की। अगर आप बैंक में जाइए तो बैंक में ब्याज रेट लिखा होगा 7 दिन के लिए। और जो मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट होता है, मैक्सिमम यानी अधिकतम, अधिकतम यानी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट होगा, फिक्स डिपॉजिट वो होगा आपका 1 ईयर्स के लिए, 1 वर्ष के लिए। बाकी आप जमा करने के लिए चाहे जितना जमा कर दीजिए, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता रहता है। तो मिनिमम एफडी 7 डेज के लिए और मैक्सिमम एफडी 1 ईयर्स के लिए। अच्छा, आरबीआई जो है, नोट करके लिखो, आरबीआई, आरबीआई कितने रुपए से कितने रुपए तक के नोट जारी करते? तो आरबीआई क्या करता है, जो नोट जारी करता है वो 2 रुपए से लेकर 10,000 तक का नोट छाप सकता है, नोट। तो इसका मतलब 2 रुपए के नोट, और 2 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? आरबीआई के गवर्नर के। अगर 2 रुपए का नोट है तो इस पे जो सिग्नेचर होते हैं यानी हस्ताक्षर, वो किसके होंगे? आरबीआई के गवर्नर के, गवर्नर के। अब आपके जहन में होगा 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का नोट, नोट और सिक्का, ये जो जारी करते हैं वो भारत सरकार करती है, भारत सरकार। कई बार एग्जाम में आया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हस्ताक्षर। तो 1 रुपए के नोट है, इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? ना वित्त मंत्री के होंगे, ना किसी के, केवल किसके होंगे? वित्त सचिव के होंगे। ठीक है, तो वित्त सचिव जो है क्या करेंगे? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करेंगे, और 2 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर हो? 2 रुपए से ऊपर के जितने नोट होंगे के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसके अगली वाली क्लास में आएंगे तो इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।